बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है मानव यादव और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। क्योंकि दर्शकों, अपने देश से बढ़कर, अपने राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुराना राजनीतिक दल, ये बात 70 साल में भी नहीं समझ पाया है। और जब 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उस मौके पर भी कांग्रेस ने देश के अपमान की, वंदे मातरम के अपमान की कोई कसर नहीं छोड़ी है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान हुआ तो सवाल उठने लगा कि ये कोई गलती थी या फिर जानबूझकर किया गया अपमान। क्योंकि वंदे मातरम के अपमान का कांग्रेसी इतिहास बहुत पुराना है। 1937 से लेकर 2026 तक कई बार कांग्रेस की लीडरशिप ने वंदे मातरम का तिरस्कार किया है। कांग्रेस ने अपने राज में यह तर्क देकर वंदे मातरम पूरा नहीं गाने दिया कि इसकी भाषा कठिन है और सरकारी कार्यक्रम में गाने से समय की बर्बादी होती है। ऐसे में सवाल यह है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को वंदे मातरम का विभाजन करने के लिए बार बार मजबूर करती है? देखिए ये खास रिपोर्ट। 1937 में वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। सोनिया जी, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सोनिया गांधी पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तारीख अक्टूबर 1937, साल था 1937। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये वो दौर था जब स्वतंत्रता का आंदोलन चरम पर था। वंदे मातरम के छंद क्रांति की ज्वाला को विद्रोह में बदल रहे थे। लेकिन कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति ने राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर दिए। 1937 के अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया कि राष्ट्रीय या सार्वजनिक मंचों पर वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। वंदे मातरम के विभाजन की जो नींव 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में रखी गई, वही नींव 2026 आते आते कांग्रेस की नई पीढ़ी के लिए भी तुष्टीकरण की लकीर बन गई। 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी 2 छंद के बाद वंदे मातरम के टुकड़े करने की कोशिश की गई। सवाल ये है कि क्या 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया फैसला तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत था? क्या वंदे मातरम को राजनीतिक आधार पर लाकर तोड़ दिया गया? आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। कांग्रेस देश में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। संसद से लेकर सड़क तक देश के अलग अलग मुद्दों पर हंगामा करती है। लेकिन सवाल यह है कि जब वंदे मातरम की गरिमा को लेकर देश की संसद कानून बना चुकी है, तो फिर कांग्रेस राष्ट्रगीत के विभाजनकारी एजेंडे को आगे क्यों बढ़ा रही है? कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वंदे मातरम साझा राष्ट्रवाद की पुकार है। आलोचकों का तर्क है कि जिस गीत को गाकर सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमा, उसे मुस्लिम लीग के दबाव में काट छाट दिया गया। लेकिन सवाल कांग्रेस की वर्तमान फिलॉसफी का है। क्या कांग्रेस को वंदे मातरम मंजूर नहीं है? क्या वंदे मातरम के संपूर्ण छंदों से कांग्रेस की परेशानी का कारण मुस्लिम वोट बैंक है? क्या कांग्रेस के हेडक्वार्टर में
जानबूझकर मुस्लिम वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का अपमान किया गया। वंदे मातरम पूरा गवा वहाँ पर, नो डाउट, लेकिन वंदे मातरम गाने के बाद में तुरंत वहीं के वहीं पोडियम लाया गया, पोडियम को तुरंत अरेंज किया गया। वो दुर्भाग्य से उनका माइक खुला हुआ था, तो सारी जो भी उनकी टॉक्स थी वो भी सब कुछ सोशल मीडिया में और मीडिया में आउट हो चुकी हैं। अब वो जितना भी पर्दा डालने की कोशिश करें अपने पापों पर, वो डाल नहीं सकते। कांग्रेस का वैचारिक भटकाव कोई नया नहीं है, इस भटकाव का नेतृत्व करने वाले जरूर नए हैं। 1896 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। 1905 के बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे देशव्यापी नारा बनाया, लेकिन 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने इसका विरोध किया। 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए गए। 2019 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर महीने की पहली तारीख को मंत्रालय में वंदे मातरम के अनिवार्य गायन की 13 साल पुरानी परंपरा को रोक दिया था। 2026 में कांग्रेस हेडक्वार्टर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। सोनिया गांधी पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी दोनों ने 1937 के अंदर वंदे मातरम के वो 2 स्टैंजास एडॉप्ट करवाए थे जिनका ताल्लुक मदरलैंड से है। भारत में अब जिन्नावादी विभाजनकारी सोच नहीं चलती। फैसले राष्ट्रहित में लिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रहित के हर फैसले से कांग्रेस का अहंकार टकरा जाता है। फिर वंदे मातरम हो या देश की सेना, कांग्रेस अपमान करने से पीछे नहीं रहती। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम का बिल नहीं पास होने दिया, विरोध किया, और अब देखिए अपने कार्यालय में। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती हैं। वंदे मातरम बनाम तुष्टीकरण के नैरेटिव ने टुकड़े टुकड़े वाली सोच को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन कानून 2026 के तहत वंदे मातरम के 1-2 छंद नहीं, बल्कि सभी 6 छंदों को सम्मान देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। लेकिन दिमागी नक्सली आखिर है कौन? कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो कुछ लोग खुद ही सामने आ रहे हैं और आकर बता रहे हैं कि वो दिमागी नक्सली हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम, और वो खुद कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सली हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। सवाल ये है कि चिदम्बरम को किस बात का गर्व है? यूपीए के कार्यकाल में भगवा को बदनाम करने का गर्व है, या फिर डिजिटल इंडिया के विरोध का? और वैसे दर्शकों, ये वही चिदम्बरम साहब हैं जिन पर घर के गमले में 7 करोड़ रुपए की गोभी उगाने का आरोप लगा था। ऐसे में चिदम्बरम साहब खुद को दिमागी नक्सली बताकर क्या साबित करना चाहते हैं? हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अर्बन नक्सल के अपग्रेडेड वर्जन दिमागी नक्सल पर चोट की, तो देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जहर बोने वाले लोग बिलबिला उठे। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए देश को उन तत्वों से सचेत और सतर्क किया था जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जो चुनाव आयोग से लेकर देश की सेना के खिलाफ युवाओं को भड़काते हैं। लेकिन पीएम मोदी का भाषण सबसे ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को चुभा। पी चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है।
सवाल यह है कि दिमागी नक्सल वाली चोट सबसे ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को ही क्यों पड़ी? जिस सोच को पीएम देश की एकता और सामाजिक शांति के लिए खतरा बता रहे हैं, उस पर कांग्रेस के नेता गर्व क्यों जता रहे हैं? कांग्रेस का दिमागी नक्सल वाला कनेक्शन क्या है? ये युवाओं में भी घुसपैठ करते हैं और उन्हें अपने दिमागी चालाकी से हिंसक गतिविधियों की तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज हमें इन दिमागी नक्सलियों से सावधान रहना है, क्योंकि यही लोग हैं जो नक्सलियों का महिमा मंडन करते हैं। यूपीए कार्यकाल में पी चिदम्बरम बड़े बड़े पदों पर रहे। देश का गृह मंत्रालय हो या फिर वित्त मंत्रालय, हर गद्दी पर पी चिदम्बरम विराजमान रहे। इसलिए दिमागी नक्सल शब्द पर पी चिदम्बरम की चिढ़ का कारण भी वाजिब है, क्योंकि पी चिदम्बरम ने यूपीए कार्यकाल में जो बीज बोया, कांग्रेस आज तक उसको काट रही है। ये पी चिदम्बरम ही हैं जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए 2010 में पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। ये पी चिदम्बरम ही हैं जिनके कार्यकाल में 26/11 हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पी चिदम्बरम ही हैं जिन्होंने बढ़ती महंगाई पर कहा था कि जब लोग 20 रुपए की पानी की बोतल और 15 रुपए की आइसक्रीम खरीद सकते हैं तो वो महंगाई की शिकायत क्यों करते हैं। वो पी चिदम्बरम ही है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो केंद्र सरकार इसे कभी नहीं हटाती। वो पी चिदम्बरम ही है जिन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध करते हुए कहा था कि रेहड़ी पटरी वाले डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। और वो पी चिदम्बरम ही हैं जो अब कह रहे हैं कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। आखिर दिमागी नक्सल कौन है? जो लोग वंदे मातरम और तिरंगा का विरोध करते हैं वो दिमागी नक्सल्स हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा देना, आर्मी और सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना, फॉरेन फंडिंग वाले एनजीओज को चलाना, कोर्ट में पीआईएल दाखिल करना ताकि डेवलपमेंट ना हो, ये है दिमागी नक्सल्स। तो विपक्ष को सोच समझ के बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो नाम नहीं लिया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था, बल्कि पीएम ने उन्हें दिमागी नक्सल कहा जो माओवाद का समर्थन करते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होकर आर्टिकल 370 का सपोर्ट करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से भारत को अलग करने के लिए चिकन नेक को काटने के मंसूबे रखते हैं। दिमागी नक्सल कौन है जो इनका विरोध करते हैं? यही तो दिमागी नक्सल ने मांग की थी ना, जाति जनगणना होनी चाहिए। 4 साल तक कहा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये अर्बन नक्सल सोच है। पर 1 साल पहले अप्रैल 30, 2025 को उन्होंने घोषणा की कि जातीय जनगणना होगा। तो ये सब बदनाम करने में प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। सवाल यह है कि दिमागी नक्सली अब अपनी पोल खुद ही क्यों खोल रहे हैं? पी चिदम्बरम को क्यों बताना पड़ रहा है कि वो ही दिमागी नक्सली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम फाइनल हो चुकी है। कल यानी सोमवार को 17 अगस्त को नई टीम पर अंतिम मुहर लग सकती है। सवाल यह है कि नई टीम में पुराने चेहरों को जगह मिलेगी या फिर सभी चेहरे नए होंगे। सूत्र तो ये भी दावा कर रहे हैं कि नितिन नवीन की टीम में युवाओं को और महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ सकती है। बीजेपी में अब नई टीम का काउंटडाउन शुरू। संगठन की दिशा और तेवर भी बदलेंगे। बीजेपी की नई टीम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल दोपहर 12 बजे संगठन की नई टीम का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल है, नई टीम में कौन होगा? क्या महिलाएं और युवाओं को ज्यादा जगह मिलेगी? और क्या ये टीम विकसित भारत के नए विजन के साथ बीजेपी के संगठन को नई धार देगी? बीजेपी सरप्राइज देने के लिए हमेशा जानी जाती है, चाहे बीजेपी अध्यक्ष बनाने की बात हो या फिर कोई और राज्यों में सीएम के चेहरे। और अब बारी है बीजेपी की नई टीम की। कल नई टीम का ऐलान संभव है। ये 2029 की टीम होगी, 2027 उत्तर प्रदेश की टीम होगी, 2027 पंजाब चुनाव और उत्तराखंड चुनाव की टीम होगी और ये नितिन नवीन की नई टीम होगी। मुझे जो खबर है कि ये कल 12 बजे इसकी औपचारिक घोषणा होगी
ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, नए पदाधिकारी, नए नए विभागों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, और माना जा रहा है कि प्रवक्ताओं की लिस्ट में भी थोड़ी फेरबदल हो सकती है, यानी कि स्पोक्स पर्सन्स कुड बी नॉमिनेटेड एंड रीनॉमिनेटेड एंड शफल्ड। इस वक्त जेन जी यानी कि युवा पर बहुत फोकस है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि युवा पीढ़ी को सामने ले आते हुए एक यंग लीडरशिप, नितिन नवीन खुद ही 46 इयर्स के है, तो एक यंग लीडरशिप को सामने लाके जो आक्रामक और एक इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी। यानी अब निगाहें उन चेहरों पर हैं जिन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। कल बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। कल 12 बजे नई टीम का ऐलान हो सकता है। नई टीम में ज्यादा महिलाओं को मौका मिल सकता है, युवा चेहरों को भी मौका मिल सकता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब नेताओं का पैठ बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से पार्टी अपना रास्ता खुद ब खुद तय करती रहती है। जहां तक पार्टी के संगठन स्तर पर बदलाव की बातें हैं, वो बदलाव होनी तय है। और इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि जो मुझे पता चल रहा है, बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे और पुराने चेहरे हैं जो संगठन स्तर पर या पार्टी स्तर पर या सरकार स्तर पर राज्यों में काम करते रहे हैं। उनके अनुभव का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा सकती है। इस बार नई टीम में महिला शक्ति पर खास फोकस दिखाई दे सकता है। महिलाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारी संभव है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बीजेपी की नई टीम में युवा चेहरों को भी बड़ा मौका मिलने की संभावना है। यानी संगठन में नई पीढ़ी की एंट्री और नई जिम्मेदारियों का रास्ता खुल सकता है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनका विभिन्न राज्यों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो या दक्षिण के राज्य हैं। दक्षिण ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक में और कुछ अन्य राज्यों में, तेलंगाना में कुछ हद तक प्रवेश कर पाई है, और आंध्र प्रदेश में भी। लेकिन जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वहां पर अभी कुछ खास नहीं कर पाई है। तो इसी कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अन्य शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय प्रभारी BL संतोष जी, सब लोग मिलके इस पर एक निर्णय, काफ़ी अरसे से इस बात पर चल रही थी। और हाल में जो स्टेलमेट आए पार्लियामेंट में और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर एक सामाजिक संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर बदलाव करके। और इस पूरी कवायद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए संदेश के साथ जोड़कर भी देखा जा सकता है, जहां पीएम ने जेनजी की ताकत, महिलाओं की भूमिका और विकसित भारत के संकल्प पर जोर दिया था। तो मेरे साथ राष्ट्रीय सर्वोपरि इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उस पार भी खबरें बहुत सारी हैं। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।